Welcome back everyone in A to D classes, and this is our playlist manual testing class 2. So आज हम manual testing के अंदर आगे बात करेंगे आगे different topics पे. So आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि why testing is important. अब टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? सो बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, कोई भी वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन या कोई प्रोडक्ट, या हम बात कर सकते हैं कोई अगर बेड है, कोई सोफा है, कोई टीवी है, तो जब भी वो बनेगा तो वो सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, इस चीज़ को हमें वेरीफाई करना पड़ता है. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेरीफाई, बट देर आर सम टेस्टर्स, देर आर सम क्वालिटी एनालिस्ट, those are going to verify that particular product is working properly or not. सो हमें कंफर्मेशन करनी होती है, तभी हमारे कस्टमर्स उसको यूज कर पाएंगे. अगर उसके अंदर कोई भी बग होता है, कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, सो उसको कंज्यूमर्स परचेज नहीं करेंगे. बिकॉज अगर मैं भी आपको कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट दूंगा तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट अगेन. सो इसकी वजह से टेस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है ताकि उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो. टू मेक श्योर what we can say over here, to make sure no issues are there in the product, इसलिए हमारी टेस्टिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, और ये हर लेवल पे हर प्रोडक्ट के लिए की जाती है. अब अब हम बात करते हैं टेस्टिंग एज अ सॉफ्टवेयर. अब हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे. तो अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं. अब टाइप्स कितने हैं हमारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, बेसिकली जो हमारे टाइप्स हैं वो दो होते हैं. पहला टाइप होता है हमारा ऑटोमेशन टेस्टिंग. सेकंड टाइप है हमारा मैनुअल टेस्टिंग. अब दोनों को जैसे पढ़ के आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा. एंड इफ सम ऑफ यू गाइस आर अवेयर विद द ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग, सो यू गाइस आर नो ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हमें एक टूल होता है जिसकी थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं. अब ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर स्क्रिप्ट्स, बेसिकली देयर इज अ टूल व्हिच इज कॉल्ड Selenium, and in that Java language will be used. Selenium the tool is, and Java is the language which are used to write the scripts. By writing the scripts, testing will be performed. So automatically tool के through की जाती है ऑटोमेशन टेस्टिंग. ये ऑटोमेटिकली हो गई. अब जो होती है मैनुअल टेस्टिंग. अब मैनुअल टेस्टिंग के अंदर क्या है कि हम कोई टूल यूज नहीं करते. बाय मैनुअली वी डू द टेस्टिंग. अब मैनुअली कैसे कर रहे हैं हम? जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे को वेरीफाई करना है कीबोर्ड. सो कीबोर्ड से मैं लिख पा रहा हूँ या नहीं लिख पा रहा, आई एम एबल टू टाइप इट और नॉट. सो आई यूज द एंटर की, आई टाइप डिफरेंट वर्ड्स, आई प्रेस द डिफरेंट वर्ड्स ऑन द कीबोर्ड एंड दोज विल बी टाइप्ड ऑन आवर नोटपैड. So this we required to verify. So I am verifying this notepad. So ऐसे हम मैनुअली कर रहे हैं. यही ऑटोमेशन होता है. तो इसके लिए स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि कीबोर्ड के ये बटन्स प्रेस हों. ठीक है, तो ये होती है टाइप्स. अब मैनुअल टेस्टिंग के हमारे ये होते हैं टाइप्स. अब जो हमारा कोर्स है, जो कि मैं कल भी आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे. सो बेसिकली आज के लिए ये था कि हमारे टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं और टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है. अब हम आगे बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ही हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और मैनुअल टेस्टिंग के डिफरेंट चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा STLC. बेसिकली आपको सबसे पहले STLC नहीं, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ आपको प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में. अब कंपनी कितने टाइप की होती है? तीसरी चीज़ है हमारी हाउ टू डिफाइन कंपनी नेचर. अब कंपनी का नेचर कैसे हम डिफाइन करेंगे? अब क्या है कि एक कंपनी होती है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड. ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन. और दूसरी होती है सर्विस बेस्ड. अब प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड के डिफरेंस क्या है? अब जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका खुद का प्रोडक्ट होता है. खुद का प्रोडक्ट यानी हम कह सकते हैं कि अमेजोन क्या है कि खुद का प्रोडक्ट है. Amazon.com ये उसका खुद का प्रोडक्ट है, और उस पर अब कोई भी कंज्यूमर आ रहा है तो वो परचेज करता है. सर्विस बेस्ड कंपनी एक वो कंपनी होती है जो किसी और के लिए कोई प्रोडक्ट बना रही है.
जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है। अब टीसीएस क्या करती है कि जैसे कोई आप गए टीसीएस के पास, दैट यू वांटेड अ सोशल मीडिया एप्लीकेशन, सोशल मीडिया वेबसाइट। सो आप टीसीएस को आप ये बोलोगे टीसीएस विल क्रिएट दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोवाइडेड टू यू। सो अब वहाँ पे क्या हुआ, टीसीएस ने आपके लिए वो सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, वो खुद यूज नहीं कर रही, क्रिएट करके आपको हैंड ओवर कर देगी वो। लेकिन वही प्रोडक्ट बेस के अंदर क्या होता है कि वो प्रोडक्ट खुद ही क्रिएट करेगी और खुद ही यूज करेगी। सो दिस इज द प्रोडक्ट एंड सर्विस बेस्ड बेसिकली। अब अब क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस बेस के अंदर डिफरेंट टाइप, अब जैसे अब कोई ना कोई तो होगा जिसको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, जो बताएगा किसी को भी, जैसे एज अ टेस्टर इफ यू हैव सम क्वेरीज कि भाई ये सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर, आप टेस्टर हो तो आपको पता होना चाहिए। तो आप किससे पूछोगे, तो जिससे आप पूछते हो उसको कहते हैं प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर कहाँ होता है, प्रोडक्ट ओनर होता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। ही knows everything एवरीथिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की हर इंफॉर्मेशन उसके पास, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है, क्या वर्क फ्लो है, किस चीज के लिए किससे कनेक्ट करना है, सब कुछ उसे पता होता है। सो एज अ टेस्टर जो होता है उसको क्या करना होता है, हमेशा प्रोडक्ट ओनर से अपनी चीजों को क्लियर करना होता है। अभी मैं आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको क्लियर करूंगा कि ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। वहीं सर्विस बेस्ड आती है। अब सर्विस बेस्ड के अंदर होते हैं बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट also they will be known as BA, प्रोडक्ट ओनर इज नोन एज पीओ। तो आप जब कंपनी लेवल पे जाओगे तो आप ये वर्ड सुनोगे कि भाई बीए से आपको कनेक्ट करना है एंड यू नीड टू नो एवरीथिंग फ्रॉम द बीए। अब बीए कौन है, बीए इज अ पर्सन हु इज क्लाइंट फेसिंग। क्लाइंट कौन हुआ, अब जैसे आप टीसीएस के पास अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए गए थे, तो टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी हो गई और आप क्या हो गए, क्लाइंट हो गए। और टीसीएस का ही एक बीए है जो कि आपको फेस करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो लेगा, प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, क्या करना है। सो क्लाइंट फेसिंग होता है बीए एंड एवरी एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बीए हैज। अब बीए के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हमने कंपनी के नेचर को डिफाइन किया, बीए कौन है और प्रोडक्ट ओनर कौन है, आपको ये स्पेसिफिकली अब पता चल चुका होगा। ये बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कंपनी लेवल पे सारी की सारी यूज होने वाली है। अब कंपनी लेवल पे पता होना चाहिए आपको कि कैसे हो रहा है, किससे मुझे कम्युनिकेट करना है, अगर मुझे कोई क्वेश्चन है तो किससे पूछना है। तो ये होता है आपका बीए और पीए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा SDLC, which is really important because you all should know what is SDLC, and the full form is software development life cycle। अब कई बार ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है SDLC, सो गाइस प्लीज नोट डाउन ताकि आपको पता रहे सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से पूछ ले जाते हैं। बिकॉज इंटरव्यू में जब आप बैठोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड है प्रोडक्ट बेस्ड है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब क्या है कि इसका आंसर ये है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो ये एक साइकिल है, साइकिल इन द सेंस कि एक वर्किंग सर्कल बोल सकते हैं इसको, कि अगर एक सॉफ्टवेयर जो है डेवलप होने के लिए, अगर जैसे कि आप क्लाइंट हो, अब आप गए टीसीएस के बारे पास कि मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, तो अब क्या होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ फेजेस होते हैं, इनको फेजेस कहा जाता है। तो अब क्या है, उसकी प्लानिंग भी जरूरी है, डेवलपमेंट कोई करेगा, टेस्टिंग कोई करेगा, ठीक है, डिजाइनिंग भी होगी। तो ये क्या है, हमारे फेजेस है। अब इस फेज के अंदर हमारा जो सबसे पहला फेज होता है एज अ बीए। अब आप टीसीएस के पास गए तो टीसीएस ने अपना बीए बोला, आपसे कनेक्ट करेगा कि मेरे बीए को आप सब कुछ बता देना। अब बीए आपके पास आया, बीए ने क्या किया, आपसे पहले रिक्वायरमेंट ली। अब रिक्वायरमेंट लिया उसने बीए ने, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट बीए ने ले लिया, अब रिक्वायरमेंट को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एनालाइज किया जा रहा है, रिक्वायरमेंट को समझा जा रहा है। तो अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है पहला। अब रिक्वायरमेंट की एनालिसिस तो कर ली, अब पहला पेज है हमारा जिसको हम बोलेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड फेज आता है, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, यानी कि बीए ने सारी इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसने वो समझ लिया और वो पास ऑन कर दिया टेस्टिंग टीम को एंड ऑल।
अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हमारा नेक्स्ट फेज आता है जिसको कहते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग फेज, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई। अब रिक्वायरमेंट आने के बाद अब वो प्रोडक्ट को जो हमें क्रिएट करना है, बनाना है, तो उसका हमारे पास डिजाइन होना भी जरूरी है। अब हमारे पास डिजाइन भी आ गया। अब डिजाइन भी एक डिजाइनिंग टीम होगी, वो डिजाइन बना देगी। डिजाइन के बाद आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट कौन करेगा? डेवलपमेंट करेंगे डेवलपर्स, ठीक है। जब डेवलपमेंट हो गई तो डेवलपमेंट के बाद अब क्या होगा? अब उसका अब उसकी होगी टेस्टिंग, क्योंकि अब टेस्टिंग होगी उसके अंदर। अब टेस्टिंग के अंदर क्या है कि अब जो भी डेवलप कराएगा, जो डेवलपर डेवलप करेंगे उसको टेस्ट करना है अपनों को। अब टेस्टिंग के बाद होता है नेक्स्ट फेज डिप्लॉयमेंट। अब सक्सेसफुली टेस्ट हो गया प्रोडक्ट, टेस्ट होने के बाद अब उसको प्रोडक्शन में डालना है, यानी क्लाइंट को एक तरह से हैंड ओवर करना है कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है। डिप्लॉयमेंट के बाद सबसे लास्ट पेज आता है हमारा मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या होता है कि डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया, बट कुछ ऐसी चीजें होंगी जो टेस्टर से मिस हो गई या फिर कस्टमर को लगता है, क्लाइंट को लगता है कि ये एड ऑन्स होने चाहिए इसके अंदर। तो जब वो सारी चीजें होंगी तो उसको जो है हम मेंटेनेंस पेज में कवर करते हैं। तो ये है SDLC का लाइफ साइकिल, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे चलता है। और एक ये इंटरव्यू क्वेश्चन दिया तो आप लोग उसको नोट कर लेना। सो आज के लिए इतना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर हम SDLC को स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को। सो थैंक यू गाइस, एंड प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो।